नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निरंतर विकास हो रहा है। श्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली के माध्यम से कम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इजरायल की सेना का गाजा शहर में हमला जारी। पिछले 24 घंटों में 80 से ज्यादा लोग मारे गए। और बीसीसीआई ने एशिया कप के दौरान अनुचित गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान क्रिकेटर हारिस रऊफ और शाहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निरंतर विकास हो रहा है। आज सुबह ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये व्यवधान देश को विचलित नहीं, बल्कि इन परिस्थितियों से नई दिशा और अवसर मिलते हैं। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है। और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उसका लक्ष्य चिप से शिप बनाने तक का है। श्री मोदी ने कहा है कि रूस के सहयोग से स्थापित एक कारखाने में जल्द ही AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक रक्षा गलियारा विकसित किया जा रहा है, जहां ब्रह्मोस मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों का निर्माण शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अपने उद्योगों, व्यापारियों और नागरिकों के साथ सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की प्रतिबद्धता से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में राजस्थान में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सेवा की भावना के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आदिवासी समुदाय गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने आज नई दिल्ली में आयोजित भारत डिफेंस कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उभरती तकनीकें, बदलती भू राजनीति की और भविष्य की लड़ाई के लिए नई रणनीति विषय पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा है कि राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए देश अब अधिक से अधिक संधियां और गठबंधन कर रही है और साथ ही वे अपनी रक्षा क्षमता भी बढ़ा रही है ताकि टकराव से बचा जा सके। उन्होंने कहा है कि भारत की विदेश नीति के गैर सामूहिकता और बहुसमूहबद्धता की ओर विकसित होने के साथ अब गठबंधन बाहरी प्रभावों के बजाय राष्ट्रीय हितों के आधार पर चुने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की उत्तरी सीमाओं को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर विशेष जोर दिया गया। राज्यपाल ने कहा है कि इस पहल से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और आवास का विकास तेजी से हो रहा है और साथ ही पलायन की प्रवृत्ति भी कम हो रही है। सेवा और सुशासन के मंत्र को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बदलाव और प्रगति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज सेवा पर्व के इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX के माध्यम से भारत के रक्षा नवाचार इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान की। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन पर खास ध्यान दिया है। अप्रैल 2018 में इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX पहल शुरू की गई, जिसका मकसद ऐसा माहौल बनाना है जो इनोवेशन को बढ़ावा दे। ये रिसर्च और डेवलपमेंट संस्थानों, शिक्षा जगत, उद्योगों, स्टार्टअप और व्यक्तिगत इनोवेटर्स को शामिल करके रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के विकास को प्रोत्साहित करता है।
महाबलीपुरम में डेव एक्सपो का उद्घाटन और आईडेक्स लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सरकार के समर्थन के महत्व पर जोर दिया। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर डिफेंस सेक्टर। Our technology perspective and capability roadmap has been released to help the industry in planning and initiating technology development partnership and production arrangements. MSME, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, R&D संस्थान और शिक्षा जगत को शामिल करके आईडेक्स ने अत्याधुनिक तकनीक के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट दी है। इसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों ने आईडेक्स से सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स और एमएसएमई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 43 वस्तुएं खरीदी, जो रक्षा तैयारियों के लिए स्वदेशी नवाचार पर बढ़ता भरोसा दर्शाती है। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के हिसाब से इनोवेटिव समाधान खोजने और उन्हें बढ़ावा देने में मदद मिली है। आईडेक्स ने पहले ही सकारात्मक परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है और रक्षा प्रणाली के विकास में योगदान दिया है। लगभग 550 समस्या विवरण जारी किए गए हैं, जिनमें 619 स्टार्टअप्स और एमएसएमई शामिल है। साथ ही 430 आईडेक्स अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में किए गए बदलावों ने भारत में एक अभिनव संस्कृति का विकास किया है। आज एक ठोस इकोसिस्टम मौजूद है और भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा है कि जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान एक क्रांति के रूप में देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहा है, वो अद्भुत है। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। उन्नत सुविधाओं से लैस अगली पीढ़ी की इस मिसाइल की मारक क्षमता को 2000 किलोमीटर बताया गया है। ये अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है जिससे विशेष रूप से निर्मित रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया। इससे उपयोगकर्ता को कम दृश्य और कम समय में प्रक्षेपण करने की सुविधा मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसरो, सामरिक बल और कमान के सशस्त्र बलों को बधाई दी है। आज मेक इन इंडिया पहल की 11वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मेक इन इंडिया पहल भारत के विकास को गति देने और हमारे देश की उद्यमशीलता क्षमता को दोहन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इजरायल का गाजा पर हमला जारी है। गाजा पट्टी में कल एक इजरायली हमले में 80 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये हमला गाजा के दूरदराज के इलाके में एक इमारत और शिविरों पर किया गया, जिनमें विस्थापित परिवार रह रहे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 21 सितंबर को एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटरों साहिबजादा फरहान और हासिर रऊफ के अनुचित व्यवहार के लिए उनके खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग 22 सितंबर से लागू जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं। नए ढांचे के अंतर्गत जीएसटी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर को कम होने से नागरिकों को काफी राहत मिली है। एक रिपोर्ट। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कारीगरों, व्यापारियों और ग्राहकों को राहत प्रदान करने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में टैक्स में बड़ी कटौती की है। सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर टैक्स दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। टैक्स में कमी से पेंटिंग, हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, लकड़ी से बने सामान और मिट्टी तथा टेराकोटा से बने बर्तन सस्ते हुए हैं, जिसका लाभ ग्राहकों को मिल रहा है। इसी प्रकार कॉटन और जूट से बने हैंडबैग और शॉपिंग बैग पर भी टैक्स दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे इन वस्तुओं की खरीदारी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी ढांचे में हुए सुधारों पर बात करते हुए व्यापार विशेषज्ञ दिलीप बैद ने कहा कि हस्तशिल्प पर जीएसटी दर में कमी से भारतीय बाजार को बढ़ावा मिलेगा। त्योहारों के मौसम में हस्तशिल्प क्षेत्र में सुधार से जहां ग्राहकों को फायदा मिल रहा है, वहीं इस क्षेत्र के कारीगरों की भी आजीविका बेहतर हुई है। दृष्टि पुनियानी के साथ सौम्य।
विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज कहा है कि वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में शांति बनाए रखने के लिए सॉफ्ट पावर जैसी कूटनीति महत्वपूर्ण है। संघ सहयोग संगठन एससीओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय दूसरे युवा लेखक सम्मेलन का आज उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने कहा कि अनुभव साझा करने, एक दूसरे के विचारों को समझने और लोगों के बीच संबंध बनाने के लिए रचनात्मक मंच से बेहतर और कोई मंच नहीं हो सकता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।